हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। माय नेम इज विजय और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब तक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली है और उनका नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। तीसरे लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आखिर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब हमें पढ़ना है। नीट के पर्सपेक्टिव से, जेई के पर्सपेक्टिव से और आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसे हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिटेल में पढ़ेंगे और जो जो चीज़ें आपके काम की हैं वो सारी स्टडी करेंगे, सारी डिस्कस करेंगे। आप लोग कर दो वीडियो को लाइक और हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। देखो, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर अलग है, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, जिनका केमिकल बिहेवियर भी बिल्कुल अलग है, वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मल्टीपल शेप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी, एक दूसरे से अलग अलग होंगी, उनका काम भी अलग अलग होगा केमिस्ट्री में। तो बेसिकली सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, शेप और स्ट्रक्चर अलग है। और जो किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं शेप के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो शेप अलग हो गई, स्ट्रक्चर अलग हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उन्हें बोला जाता है आइसोमर्स। और जो ये फिनोमिना है जिसके अकॉर्डिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मल्टीपल टाइप के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, इसी को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। So basically isomerism is a phenomena by which multiple molecules with different shape and structure can have same molecular formula। ये ऐसा फिनोमिना है जिसके अकॉर्डिंग मल्टीपल मॉलिक्यूल की शेप स्ट्रक्चर जो है वो तो क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हुए हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अलग हैं। पहला हमारे पास ब्यूटेन है, दूसरा हमारे पास आइसोब्यूटेन है। दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर आप लोग दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो वो बिल्कुल सेम मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन्स हैं यहाँ पर 4 और हाइड्रोजन्स हैं 10, दोनों के ही अंदर। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये दोनों स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, बाकी सब कुछ इनका अलग होगा। तो ये होता है आइसोमेरिज्म। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर बेसिकली आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आइसोमर जो होते हैं ना, अच्छा आइसोमर कितने तरह के होते हैं उससे भी पहले देखो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है। सिंपल सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम। आइसोमर जो होते हैं उनका क्या सेम होता है, क्या उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है? जी नहीं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का बेसिकली क्या मतलब है, ये जो मॉलिक्यूल है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सीधा सीधा आप लोग बोल सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3। दिस विल बी ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। सिमिलरली अगर इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप दोनों सेम कार्बन से अटैच हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा CH3 ब्रैकेट में होल ट्वाइस। तो ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कितने एटम्स किस एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, बल्कि ये बता रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम नहीं होता आइसोमर्स का। इज ए रॉन्ग आंसर। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या सेम होंगी? जी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग अलग होंगी दोनों की। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी? जी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। आइसोमर्स का सेम क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा दो आइसोमर्स का। ये होते हैं आइसोमर्स। अब आगे हमें पढ़ना है भाई, आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आर देयर। देखो भाई, आइसोमर्स बहुत तरह के होते हैं। हम लोग इनको मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
पहली होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका टू डायमेंशनल में जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हम लोग पेपर के ऊपर उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। ऐसे आइसोमेरिज्म को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हाउएवर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है भाई? स्टीरियो का मतलब होता है 3D। 3D जो स्ट्रक्चर होगा उस मॉलिक्यूल का, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो एक तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम किसे बोल सकते हैं? वो आइसोमेरिज्म जिसमें दो मॉलिक्यूल की 3D शेप या फिर 3D स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उसे बोला जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान से समझो, एक बिल्कुल एक तरीके से आप लोग मान सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक है, राइट हैंड थंब रूल है, जो कि हमेशा अप्लाई होगा। इतने सारे जो आइसोमेरिज्म के पार्ट मैंने लिखवाए हैं, फॉर एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? इन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, बस एक चीज डिफरेंट होगी। क्या चीज डिफरेंट होगी? चेन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन अलग अलग होगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म में किसी ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट की या फिर किसी डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी। जोन सा आइसोमर वो है, जोन सा आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, वही चीज उन मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होगी। चेन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन अलग होने वाली है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में किसी ग्रुप की, किसी बॉन्ड की, किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होने वाली है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होने वाला है? इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने वाला है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होने वाला है? रिंग और चेन अलग होने वाली है। तो बेसिकली जिस आइसोमेरिज्म की हम लोग बात करते हैं, वही चीज उसके अंदर डिफरेंट होती है। ऐसे ही दो और स्पेशल आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, इनको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये ऐसे आइसोमेरिज्म हैं जिसमें मॉलिक्यूल की टू डायमेंशनल शेप ही अलग हो जाएगी। इन्हें बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। 2D स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। इसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हमारे पास होता है, जिसके अंदर तीन पार्ट होते हैं: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये तीनों किस चीज से रिलेटेड होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड कैसी पोजीशन है किसी भी ग्रुप की। दो ग्रुप सिस हैं, दो ग्रुप ट्रांस हैं, दो ग्रुप सिन हैं, दो ग्रुप एंटी हैं। इस बेसिस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। कन्फर्मेशंस क्या होते हैं भाई? बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल शायद आपने पढ़ा हो, ब्यूटेन जो है वो मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक्लिप्स फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म में, गोज फॉर्म में, इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। तो उन्हें बोला जाता है कन्फर्मेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट होता है पोलरीमीटर का। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से हम लोग लाइट को पास करवाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देगा। किस तरफ मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग बनाते हैं। RS होता है, MP होता है, इस तरीके से बहुत से तरह का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हमारे पास देखने को मिलता है। तो हर तरीके के आइसोमेरिज्म को हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही स्टडी किया जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाता है। हाउएवर बाकी के जो तीन आइसोमेरिज्म है ना, ये अलग जगह पर डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन, ये हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भी। एक तरीके से क्लास 11th का लास्ट चैप्टर वो है हाइड्रोकार्बन्स। उसके अंदर हम लोग ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशंस वगैरह ये दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 12th के हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में। बेसिकली जो एल्काइल हैलाइड वगैरह होते हैं, हेलो एल्केन्स जो होते हैं, उनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हम लोग स्टडी किया करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है, बाकी का हम लोग वहीं पढ़ेंगे जहां पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर आइसोमेरिज्म में ही सेम होता है, लेकिन अलग क्या होगा?
स्ट्रक्चर अलग होगा। अब वो स्ट्रक्चर हो सकता है चेन अलग हो जाए, पोजीशन अलग हो जाए, फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाए, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म भी हम लोग देखने वाले हैं, इनमें क्या अलग होगा, रिंग चेन भी आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो ये मल्टीपल तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकता है। इन सब के अंदर ही आप लोग एक चीज देखोगे कि स्ट्रक्चर अलग है मॉलिक्यूल का। स्ट्रक्चरल बेसिकली कैसे बनता है, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है ये देखने से कि कौन सा ग्रुप किस एटम के साथ में जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था भाई, इस तरीके का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया था। यहाँ पर आप लोग कार्बन एटम्स कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से ये ऑब्जर्व कर सकते हो। बेसिकली एक स्ट्रेट चेन के अंदर वो जुड़े हुए हैं। वहीं अगर मैं आपको इस मॉलिक्यूल का एग्जांपल देता हूँ, आइसोब्यूटेन का एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पर एक तरीके से कनेक्शन अलग हो गए हैं, बॉन्ड अलग तरीके से हो गए हैं। एक स्पेसिफिक मिथाइल ग्रुप ऐसा है जो पहले इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ था और अब इस कार्बन के साथ में जुड़ गया है, आप ऐसा मान सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा भाई, बॉन्ड्स कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एटम्स जिन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे से वो डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, हर तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड्स डिफरेंट होंगे। यही डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये बॉन्ड्स अलग नहीं होते, जो एटम जिन एटम्स के साथ में जुड़े हुए थे उन्हीं के साथ जुड़े हुए मिलते हैं मल्टीपल मॉलिक्यूल में, बस उनकी 3D शेप अलग हो जाती है। तो ये छोटा सा डिफरेंट है भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बॉन्ड सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड या फिर उनकी लिंकेज सेम नहीं होती। अब इस तरीके के डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से। चेन आइसोमेरिज्म आखिर क्या होता है? देखो, चेन आइसोमेरिज्म के नाम से ही हमें क्या पता लग रहा है, क्या चीज है जो डिफरेंट होगी मॉलिक्यूल्स की? पेरेंट चेन अलग अलग होगी। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपको दिखें जिनकी पेरेंट चेन ही अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पेरेंट चेन अलग अलग है, तो वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको C4H10 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, तो इससे हमारे पास दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक हमारे पास बन सकता है स्ट्रेट चेन CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग एन ब्यूटेन बोल सकते हैं। वहीं अगर मैं क्या करूं, एक मिथाइल ग्रुप को बीच वाले कार्बन पर लगा दूं, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। इसको हम लोग आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। कैसे? क्योंकि इन दोनों में पेरेंट चेन अलग अलग है। एन ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है, जबकि आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन अलग हो गई, इसलिए ये चेन आइसोमर एक दूसरे के बन गए। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, C5H12 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर हम लोग देखें तो 3 अलग-अलग तरीके के आइसोमर हम लोग बना सकते हैं। पहले केस में क्या करेंगे भाई, हम लोग थोड़ा-सा खुद को ना हैबिचुअल बनाते हैं भाई बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से। तो C5H12 कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। सेकेंडली क्या हो जाए, एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच में आ जाए, इस तरीके से भी बन सकता है। आप लोग काउंट कर सकते हो हाइड्रोजन्स और कार्बन, C5H12 ही बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरे केस में क्या हो सकता है, एक और मिथाइल ग्रुप यहीं पर आके जुड़ सकता है। एक तरीके से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। बीच में एक कार्बन एटम है और 4 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली C5H12 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकता है। इन तीनों में ही आप लोग क्या देखोगे, पेरेंट चेन अलग अलग है। ये हो जाएगा हमारे पास एन पेंटेन, इसके अंदर 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है। ये हमारे पास हो जाएगा आइसोपेंटेन, इसके अंदर 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है। और ये हमारे पास हो जाएगा नियोपेंटेन, इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर का कौन सा पार्ट हो जाएगा? चेन आइसोमर्स
हो जाएगा, इसे बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ने लगेंगे, मल्टीपल और ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनने लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, C6H15, इससे हमारे पास 5 डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं, 5 डिफरेंट चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। C7H16, इससे हमारे पास 9 आइसोमर्स बन सकते हैं, 9 अलग अलग चेन आइसोमर्स बन सकते हैं। इनका कोई एज इट इज फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप लोग 6-7 तक याद रख लो। आप लोग चाहो तो ट्राई भी करके देख सकते हो। C7H16 का आपसे 10वां आइसोमर नहीं बनेगा, मैक्सिमम 9 ही होते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, C6H15 कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकता है, कितने चेन आइसोमर बना सकता है, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है नीट के एक प्रीवियस ईयर में। देखो भाई, तो ये आपको एक तरीके से याद रखना है। C6H15, इसके 5 आइसोमर बनेंगे। आप लोग चाहो तो ड्रॉ करके देख सकते हो। तो ये होता है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, पेरेंट चेन अलग होगी। ये आ गया भाई क्वेश्चन। C6H14 से कितने आइसोमर बन सकते हैं? आप लोग चाहो तो ड्रॉ करके देख सकते हो। एक बिल्कुल लीनियर बन जाएगा, ये बन गया। एक में क्या करो, एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग कर दो, दूसरे में क्या करो, एक और की ब्रांचिंग यहीं पर कर दो, हो गए। 3 हमारे पास हो गए। और देखते हैं कैसे बन सकते हैं भाई। एक हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये जो मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पर लगाया था, ये हम लोग बीच वाले कार्बन पर लगा देते हैं। ये एक बन गया इसका चेन आइसोमर। एक और काम हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी मॉलिक्यूल में हम लोग कुछ ऐसे भी ब्रांचिंग कर सकते हैं। एक ग्रुप यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ पर लगा दिया। इन सभी के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो पेरेंट चेन अलग है, स्ट्रक्चर भी इनका अलग है। ये पांचों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। 5 चेन आइसोमर हैं जो कि बन सकते हैं C6H14 से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म हम लोग स्टडी करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या अलग होगा भाई, पोजीशन अलग होगी। किसकी पोजीशन अलग होगी? हो सकता है किसी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग हो चेन में, हो सकता है किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो, चेंज हो सकता है कोई मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि कोई डबल बॉन्ड था, कोई ट्रिपल बॉन्ड था, वो अलग पोजीशन पर प्रेजेंट हो। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन ही अलग होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं भाई, मान लो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। बेसिकली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं भाई, पहले कार्बन के ऊपर ही क्या लग गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। वहीं अगर मैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लगा दूं, तब यहाँ पर देखो पेरेंट चेन अभी भी सेम है, 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन यहाँ पर है। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन हमारे पास चेंज हो गई। इसलिए इसे क्या बोला जाएगा भाई, इसे बोला जाएगा एक पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये एक पोजीशन आइसोमेरिज्म का पार्ट है। वहीं अगर मैं इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको बताऊं तो क्या बन जाएगा, देखो C4H, हाइड्रोजन इसके अंदर हो जाएंगे एक तरीके से 10, तो हम लोग इसको C4H9OH बोल सकते हैं, है ना। 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9, 9 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ये इन दोनों का एक तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है। यहाँ पर क्या हुआ भाई, OH की पोजीशन अलग हो गई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है टर्मिनल कार्बन्स के ऊपर। एक तरीके से हमारी चेन के एज के ऊपर, हमारी चेन के कोने के ऊपर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। वहीं अगर ये डबल बॉन्ड बीच में प्रेजेंट हो जाए तो ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स बन जाएंगे। इन दोनों के अंदर ही क्या है, एक मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। पहला हमारे पास हो जाएगा 1 ब्यूटेन, मतलब कि पहले नंबर पर डबल बॉन्ड 1 ब्यूटीन, और ये सेकंड वाला हमारे पास हो जाएगा 2 ब्यूटीन, मतलब सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो दिस इज 2 ब्यूटीन एंड दिस इज 1 ब्यूटीन। पेरेंट चेन वही है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऑब्वियसली वही है, बस पोजीशन अलग हो गई है एक डबल बॉन्ड की। अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग देखो तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा C4H8। ये दोनों ही एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स बन जाएंगे। यहाँ पर आप लोग एक चीज में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना भाई, कि इस ऑक्सीजन को मान लो मैं दूसरी जगह पर लगा दूं, यहाँ पर लगा दूं, 1 2 3 और 4, ये एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। तो क्या ये और जो मॉलिक्यूल हमने ऊपर बनाया था, ये भी एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होंगे? देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। हो सकता है आपको ये भी लगे कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही पोजीशन हमने चेंज की है, लेकिन अगर इस तरीके से पोजीशन चेंज करने से फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, तब उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोला जाएगा, ना कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आप लोग एक तरीके से ये बोल सकते हो, अगर आपको लगे कि दो मॉलिक्यूल्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बन रहे हैं और पोजीशन आइसोमर भी बोल रहे हैं, तो वहां पर प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की प्रायोरिटी ज्यादा होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म से। तो ये जो नीचे वाले दो मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में काउंट होंगे, ना कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म में। ठीक है भाई, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी हम लोग पढ़ रहे हैं। जो चीज यहाँ पर मैंने लिखी है ना, वही अलग होनी चाहिए, बस उसके अलावा कुछ अलग नहीं होना चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म है तो सिर्फ पोजीशन अलग होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, पेरेंट चेन सेम रहनी चाहिए। अगर पेरेंट चेन बदल जाए या फिर अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, तो वो पोजीशन आइसोमर नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से होता है भाई हमारे पास पोजीशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशनल आइसोमेरिज्म में किसी सब्स्टिट्यूएंट की, किसी फंक्शनल ग्रुप की या फिर किसी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन ही अलग होती है, दैट्स इट, और कुछ अलग नहीं होता। यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म का ना एक स्पेशल पार्ट होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में बेसिकली क्या होगा, हम लोग आगे भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो चेन के बीच में आते हैं। बीच में आते हैं मतलब फॉर एग्जांपल ईथर है, ईथर का जो ऑक्सीजन एटम होता है वही मेन होता है, वो चेन के बीच में आता है। उसी तरीके से कीटोन जो है, कीटोन के अंदर कार्बन पर ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, तो वो भी हमारी चेन के बीच में कहीं पर आता है। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है कीटोन का, जो CO डबल बॉन्ड होता है, वो चेन के कहीं बीच में ही आता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जब क्या हो, पोजीशन अलग अलग होने लगे एटम की, तो उस पोजिशनल आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को भी डिटेल में पढ़ेंगे। से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन की, ठीक है भाई। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला हमें दे रखा है भाई। दो फिनाइल ग्रुप हैं जो कि लगे हुए हैं मीथेन के ऊपर, मतलब एक कार्बन के ऊपर, इस तरीके से। इसमें हमें क्या बताना है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। किसी एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग बदल दें क्लोरीन के एटम से, तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर मल्टीपल ऐसी पोजीशन है जहां का हाइड्रोजन मैं बदल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का हाइड्रोजन बदल सकता हूँ, इन पांचों कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इन पांचों कार्बन एटम्स के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है जो मैं चेंज कर सकता हूँ, और कहीं पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चेंज करना है। तो आप लोग एक बात ध्यान से समझो भाई, अगर मैं इन दोनों में से CH2 के दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को चेंज करता हूं, तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चरल आइसोमर दूसरा नहीं बन जाएगा, वो सेम ही बनेगा। क्योंकि ये जो दो हाइड्रोजन हैं जो सेम कार्बन से लगे हुए हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर मैं पहले हाइड्रोजन को बदलूं तो भी वही स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर मैं दूसरे हाइड्रोजन को बदलूं तो भी वही स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो यहाँ से तो हम लोग बस एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे, जिसके रिप्लेस करने से सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर तो यहाँ से बन जाएगा। अब एक और बात समझो भाई, CH2 से नेक्स्ट कार्बन है ये, और यहाँ पर ये दोनों कार्बन एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक एक मिथाइल ग्रुप से लगे हुए हैं। इस वजह से क्या होगा भाई, इस
CH2 ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर जो चारों हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, मतलब इन रेड वाली लोकेशंस पर जो 4 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। इन चारों हाइड्रोजन एटम्स में से कोई भी एक हाइड्रोजन आपको बदलना है क्लोरीन से, तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है। इस हाइड्रोजन को बदल दूंगा तब भी वही स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बदल दूंगा तब भी वही स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बदल दूंगा तब भी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक तरीके से अगर हम लोग एक ही हाइड्रोजन को बदल सकते हैं एक बार में, तब एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से निकल गया हमारे पास। इन चारों हाइड्रोजन से एक ही स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकता है। तो इस तरीके से 2 तरह के हाइड्रोजन अब तक हमने आइडेंटिफाई कर लिए। सिमिलर तरीके से अगर आप सोचोगे, तो इन चारों कार्बन एटम्स के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन भी बिल्कुल सेम हैं। ये चारों ही हाइड्रोजन क्या है भाई, इस CH2 ग्रुप से मेटा पोजीशन पर लगे हुए हैं। एक तरीके से ये अगर CH2 का मेन ग्रुप हो गया, तो 1 2 ये मेटा पोजीशन होती है। मेटा पोजीशन पर लगे हुए चारों हाइड्रोजन बिल्कुल सेम हैं। तो तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैसे बन सकता है, तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनेगा, जब हम इन चारों हाइड्रोजन्स में से किसी एक को रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली एक पांचवा आइसोमर हम लोग कब बना सकते हैं, देखो 1 2 3 4, पांचवा आइसोमर हम लोग बना सकते हैं जब हम लोग यहाँ से किसी हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तब हमारे पास एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा। पांचवा नहीं बनेगा, सॉरी, वो चौथा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में 4 तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अगर एक हाइड्रोजन हमें बदलना है तो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो एक हाइड्रोजन को बदलने से एक अगर बन रहा है, 4 तरह के हाइड्रोजन हैं, चारों बदले जा सकते हैं, इसलिए 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर इससे बन जाएंगे। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की तरफ। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या चीज अलग होने वाली है, फंक्शनल ग्रुप अलग होने वाला है। बेसिकली मल्टीपल मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर बदल जाए तो उस आइसोमेरिज्म को बोला जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मॉलिक्यूल हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मान लो भाई हमने यहाँ पर लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। यहाँ पर अगर मैं इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की पोजीशन को कुछ ऐसे मूव कर दूं कि मैंने यहाँ पर तो रखा CH2, यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल क्या हो गए, ये हो गया कीटोन, ये हो गया एल्डिहाइड। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C3H6O। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। आप लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हो कि इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की पोजीशन ही तो हमने बदली है, तो ये पोजीशन आइसोमर क्यों नहीं है। पोजीशन आइसोमर इसको नहीं बोलते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की प्रायोरिटी हम लोग एक तरीके से ज्यादा बता रहे हैं। अगर कोई दो स्ट्रक्चर आपको लगे कि पोजीशन आइसोमर भी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो कीटोन और एल्डिहाइड एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सिमिलर तरीके से भाई मान लो मैं यहाँ पर एक एसिड ऐसे बना दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दूसरे केस में मैं क्या करूं, इस मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ में लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, क्या है, C3H6O2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो इनका सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे। ऊपर वाला हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और नीचे वाला हमारे पास एस्टर है। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड और एस्टर दोनों आपस में क्या दिखा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं।
ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं भाई। मान लो हमारे पास CH3CH2OH है, ये इथेनॉल बन गया, जिसका फॉर्मूला क्या है C2H6O। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। इससे एक तो हमारे पास बन रहा है अल्कोहल। दूसरा, अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप को उठा के ऑक्सीजन के साथ लगा दूं तो ये क्या बना लेगा CH3OCH3 बना लेगा। ये एक ईथर फंक्शनल ग्रुप बन गया। ईथर में बेसिकली क्या होता था, दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में एक ऑक्सीजन मिलता था। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं भाई इनका। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल ग्रुप जो होता है वो भी ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं CH3CN, ये हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, इसको आप लोग नाइट्राइल भी बोल सकते हो। ये एक नाइट्राइल ग्रुप है। ये दूसरे तरीके से भी अटैच हो सकता है, CH3N डबल बॉन्ड C और एक यहाँ पर होगा डेटिव बॉन्ड। इसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। इसको मैं आइसोनाइट्राइल लिख सकता हूँ। इन दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप अलग है भाई। जो साइनाइड ग्रुप होता है और जो आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इनका केमिकल बिहेवियर भी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो नाइट्राइल ग्रुप है और जो आइसोनाइट्राइल ग्रुप है, ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। दोनों का अगर फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो C2H3N, ये फॉर्मूला इनका बन जाएगा। तो एक तरीके से नाइट्रिल और आइसोनाइट्रिल ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये होता है भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आगे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं भाई, C4H10O, इससे हमारे पास कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, कौन से आइसोमर बन सकते हैं। भाई यहाँ पर हमसे टोटल आइसोमर पूछा है, चाहे वो चेन आइसोमर हो, चाहे पोजीशन आइसोमर हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 4 कार्बन एटम हैं, 4 हो गए, और एक ऑक्सीजन एटम है। वैलेंसी वगैरह हाइड्रोजन से पूरी होगी। आप लोगों को जब मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़े ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ भाई। सबसे पहले उसका लीनियर चेन वाला स्ट्रक्चर बना लो, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना लो। उसके बाद उसके सब्स्टिट्यूएंट को इधर उधर ऐड करके देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एक मिथाइल ग्रुप को उठा के यहाँ पर लगा दूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। वहीं अगर मैं इस सेम मिथाइल ग्रुप को यहाँ की बजाय थोड़ा सा और आगे लगा दूं तो तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। बस, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम इसे नहीं बना पाएंगे एक मिथाइल ग्रुप को मूव करके। अभी दूसरा केस देखो भाई, अगर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दूं, फॉर एग्जांपल एक और मिथाइल ग्रुप को मूव करवा के मैं यहाँ पर रख दूं, तब क्या हो जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। 4 हमारे पास बन गए। तो इसके 4 तो मैंने सिर्फ क्या बना दिए, चेन आइसोमर ही बना दिए। उसके बाद हम लोग इस ऑक्सीजन एटम को भी इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो ये ईथर बन जाएगा। अब ईथर से देखते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप हम लोग बना पाएंगे। पहले केस में मैंने क्या किया भाई, बस एक ही कार्बन एटम को इस तरफ लगाया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। दूसरे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ईथर के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इस बार मैंने बीच में रखा और दो दो कार्बन आइटम मैंने लेफ्ट राइट में लगा दिए। तो इस तरीके से दो हमारे पास ईथर के मॉलिक्यूल भी बन गए। तीसरा एक और काम मैं क्या कर सकता हूँ, ईथर के अंदर ही मैं थोड़ा सा चेन को कॉम्प्लिकेट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर लगा दूं तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया। तो ये स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं। तो बेसिकली अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मैंने बनाया और उसके जितने भी चेन आइसोमर में बना सकता था एक मिथाइल ग्रुप को इधर उधर शिफ्ट करके, वो मैंने बना दिया। तो अल्कोहल से कितने हमारे पास चेन आइसोमर निकल गए, 4। इसी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला के ईथर फॉर्म से कितने मोलिक्यूल हमारे पास निकल गए, 3। तो इस तरीके से टोटल जो आइसोमर ये मॉलिक्यूल बनाता है वो होते हैं भाई 7। 8वां आप लोग नहीं बना पाओगे, 7 ही इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप लोग अगर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से शुरुआत करोगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कितने
स्ट्रक्चर बनाने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मेटामेरिज्म अब पढ़ते हैं। हमने पोजीशन आइसोमर पढ़ा था। पोजीशन आइसोमर के अंदर क्या होता था भाई, किसी सब्स्टिट्यूएंट की, किसी मेजर फंक्शनल ग्रुप की या फिर किसी डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग होती थी। अब उसी का एक स्पेशल टाइप है मेटामेरिज्म, जिसके अंदर क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक कंफ्यूजन सबसे पहले मिटा देता हूँ भाई। मान लो हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इस तरह का होता है। एल्डिहाइड ग्रुप एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि रिंग के टर्मिनल पोजीशन पर ही हो सकता है। टर्मिनल का मतलब है कि एजिज के ऊपर जो कार्बन लगे हुए हैं, उन्हीं में से किसी दो एटम्स के ऊपर ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अगर इस ऑक्सीजन को बीच में ले जाएंगे तो किसी एक तरफ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, उसे कीटोन ग्रुप बोल दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो बस चेन के किनारों पे ही लगा हुआ हो सकता है। वहीं कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो कि चेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, चेन के सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी भी बीच के एटम के ऊपर ये लग सकता है। तो अगर इन तीनों एटम्स में से, बीच वाले तीनों एटम्स में से मैं किसी एक पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दूं तो वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप ही बनेगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप में क्या हो रहा है भाई, मेजर फंक्शनल ग्रुप तो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि वो चेन के बीच में प्रेजेंट है तो उससे एक तरफ जो चेन लेंथ है और दूसरी तरफ जो चेन की लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कीटोन की इस फॉर्म में लेफ्ट साइड जो चेन लेंथ है वो 3 कार्बन एटम्स की है और राइट साइड जो चेन है वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम की है। वहीं अगर मैं इस कीटोन को दूसरे तरीके से बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनाऊं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे लेफ्ट साइड में 2 कार्बन एटम की चेन हो गई, राइट साइड में भी 2 कार्बन एटम्स की चेन हो गई। तो इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करने से फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो चेन लेंथ है उससे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उस फंक्शनल ग्रुप से दोनों तरफ वो चेंज हो रही है। तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। एक ऐसा टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर जिसके अंदर चेन लेंथ इज डिफरेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ चेन की लेंथ अलग अलग हो जाए, बेसिकली पोजीशन चेंज करने से ही ऐसा होगा, तो उसे बोला जाएगा मेटामेरिज्म। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो कि चेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ईथर हमारे पास है, एस्टर हमारे पास है, कीटोन्स हमारे पास हैं और सेकेंडरी अमीन भी हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि चेन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब के अंदर क्या एग्जिस्ट कर सकता है, मेटामेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं भाई आपको इन तीनों चारों फंक्शनल ग्रुप्स के। सबसे पहले हम लोग ईथर्स के अंदर ही देखते हैं कैसे ये एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर C4H10O की बात करें तो इससे 3 तरीके के ईथर हमारे पास बन सकते हैं भाई। एक केस में क्या होगा, 2 कार्बन इस तरफ लगे हैं और 2 कार्बन इस तरफ लगे हैं। दूसरे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कार्बन को एक तरफ लगा सकते हैं और 3 कार्बन एटम्स को दूसरी तरफ लगा सकते हैं। तीसरे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन ऐसे कर सकते हैं, ब्रांचेज़ भी लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं C4H10O के। तीनों ही ईथर हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा तो उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे, ना कि पोजीशन आइसोमर, ना कि मेटा आइसोमर। उसे हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अगर आप लोग इस ईथर से अल्कोहल बना देते हो तो वो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनेंगे। पोजीशन आइसोमर में और मेटामर में बस पोजीशन अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों में ऑक्सीजन की पोजीशन अलग है, पेरेंट चेन भी अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोजिशनल आइसोमर की प्रायोरिटी चेन आइसोमर से भी ज्यादा होती है। तो एक तरीके से ये तीनों ही एक दूसरे के क्या बन गए, मेटामर्स बन गए, पोजीशन आइसोमर्स बन गए। नेक्स्ट एस्टर्स के अंदर देखते हैं भाई, एस्टर के अंदर ये कैसे एग्जिस्ट करेगा। देखो, मान लो हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक एस्टर है जिसमें क्या है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कैसा है भाई, ऐसा है। ये हमारे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर एस्टर फंक्शनल ग्रुप के कार्बोनिल से लेफ्ट साइड में 2 कार्बन एटम की चेन है, राइट साइड में ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन एटम की चेन है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं
कि एक मिथाइल ग्रुप को मैं ऑक्सीजन के साथ ले गया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, इस एस्टर फंक्शनल ग्रुप से लेफ्ट साइड में अब एक कार्बन एटम की चेन है और राइट साइड में दो कार्बन एटम की चेन है। तो इन दोनों में ही क्या है भाई, एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन की लेंथ अलग अलग हो गई, तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। इन दोनों का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो क्या होता है भाई, ये बन जाता है C4H8O2। तो बेसिकली एस्टर्स भी जो हैं वो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है इनका, वो है भाई कीटोन। फॉर एग्जांपल इसी मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट हो सकता है और बीच वाले कार्बन एटम पर भी प्रेजेंट हो सकता है। इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O, ये हो जाएगा। तो कीटोन्स भी बेसिकली मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। एक सेकेंडरी अमीन भी हमने बनाया था भाई। सेकेंडरी अमीन में बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा होता है और दो एल्काइल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं भाई, एक तरफ मैंने लगा दिया CH3 और दूसरी तरफ मैंने लगा दिया CH2 CH2 CH3, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर क्या है भाई, नाइट्रोजन एटम से बेसिकली अमीन फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है। लेफ्ट साइड में मतलब कि ऊपर की तरफ चेन लेंथ कितनी है, एक, नीचे की तरफ कितनी है, तीन। वहीं अगर मैं कुछ इस तरीके से चेन बना दूं, CH2 CH3, दो कार्बन एटम की चेन ऊपर हो गई और CH2 CH3, दो कार्बन एटम की चेन नीचे हो गई, तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ चेन अलग अलग हो गई है इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर। इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इन्हें हम लोग बोलेंगे मेटामर्स। इन दोनों का ही फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है C4H11N। तो इस तरीके से सेकेंडरी अमीन भी जो हैं वो शो कर सकते हैं मेटामेरिज्म। बेसिकली जो जो फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में दिखता है ना, जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो शो कर सकता है मेटामेरिज्म। तो ये थे भाई कुछ एग्जांपल्स मेटामेरिज्म के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, एक और तरीके का आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होगा, देखो, दो स्ट्रक्चर जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उससे दो मॉलिक्यूल बन पाएंगे। एक मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा और दूसरा मॉलिक्यूल एसाइक्लिक होगा, मतलब एक से रिंग बन रही होगी और दूसरा स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं भाई तो देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन हमारे पास है। इस मॉलिक्यूल का और इस साइक्लिक मॉलिक्यूल का, साइक्लोप्रोपेन का, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है, C3H, तीन और दो पांच और एक छह, H6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन एक साइक्लिक है दूसरा एसाइक्लिक है, ऐसे बोला जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक रिंग और एक चेन दोनों आपस में क्या कर रही हैं, आइसोमेरिज्म शो कर रही हैं। इसी का एग्जांपल मैं एक ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लो पेंटेन हमारे पास था, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये इसके बराबर होने वाला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साइक्लो पेंटेन के बराबर होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं मान लो कि बना रहा हूँ हेक्जीन, मैंने बना दिया हेक्जीन में कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगा दिया, टर्मिनल पर बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा साइक्लोहेक्सेन के साथ। ठीक है भाई, तो बेसिकली ये हो गया C5H10, ये हो गया C6H12, इन दोनों का बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो साइक्लोहेक्जीन, सॉरी हेक्जीन और साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकता हूँ, मान लो मैंने दो जगह पर डबल बॉन्ड लगा दिए, इसका फॉर्मूला सेम होगा साइक्लोहेक्सीन की तरह। ये दोनों स्ट्रक्चर भी एक दूसरे के क्या हैं, रिंग चेन आइसोमर हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, इनका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H, हाइड्रोजन गिनो इनमें कितने हैं, तीन और दो पांच और एक छह और एक सात आठ नौ, नौ हाइड्रोजन यहाँ है। और मैंने यहाँ पर गिनती गलत कर दी है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन होते हैं एक्चुअली इस तरीके से, तो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन बनने वाले हैं। C6H9 की बजाय इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H10
10 होगा। इन दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा एसाइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे पास होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आ गया है टोटोमेरिज्म। अगर मैं आपको बताऊं भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का आइसोमेरिज्म है। इसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट में, जेई में, और इस कॉन्सेप्ट का काफी सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी यूज आता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, देखो, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम ए मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म। एक हाइड्रोजन एटम जो है ना, वो शिफ्ट कर जाता है एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर। वो एटम जनरली होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये हाइड्रोजन वगैरह इधर उधर करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो हाइड्रोजन एटम के शिफ्ट करने से, किसी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम के ऊपर हाइड्रोजन एटम की शिफ्ट करने से मॉलिक्यूल दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना लेगा। उन दोनों को क्या बोला जाएगा, टोटोमेरिज्म। ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो कि रिएक्शंस के अंदर भी हो सकता है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि टोटोमेरिज्म कहाँ कहाँ हो सकता है और कैसे कैसे हाइड्रोजन वगैरह शिफ्ट किया जा सकता है। देखो भाई, इमेजिन करो हमारे पास एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर जो CH3 ग्रुप होता है उसको मैंने ऐसे खोल के लिख दिया। इस तरीके से मैंने क्या किया, एक कीटोन बना दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं ये ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं ना, वो अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन्स पर अटैक करेंगे। क्योंकि इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसलिए इसको अब कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन भी 3 बॉन्ड स्टेबल तरीके से नहीं बना सकता, इसलिए ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो इस तरीके से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। आप लोग चाहो तो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर आके वो एक डबल बॉन्ड बना लेगा, जिससे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में क्या चेंज हुआ, ध्यान से समझो। इस मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। इस ऑक्सीजन का बॉन्ड गया बन हाइड्रोजन के साथ। यहाँ इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और इस कार्बन पर अब 2 ही हाइड्रोजन रह गए। तो इस तरीके से ये चेंज हुआ है। कौन से इलेक्ट्रॉन ने कैसे अटैक किया है ये आप लोग ध्यान से समझना भाई। आप लोग चाहो तो स्टेप बाय स्टेप में इस प्रोसेस को ऐसे बना सकता हूँ, सिर्फ रेफरेंस के लिए, लेकिन होता ये प्रोसेस बिल्कुल साइमल्टेनियसली है। एक साथ ये इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे मूवमेंट होती है और हाइड्रोजन इस तरीके से इधर उधर हो जाता है। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा, जिससे ये बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। तो क्या बन गया भाई, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, और CH2 इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन की तरफ टूट गया है। अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक कर दो और इस बॉन्ड को, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर ले आओ। इससे क्या होगा, दोनों चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस हमारे पास होता है। असल में ये होता इस तरीके से है, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक साइकिल की तरह मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से पहले किन्हीं दो अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड थे, अब किन्हीं दो अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन एटम के शिफ्ट करने की वजह से क्या हो गया, पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही बदल गया। यहाँ पर हमारे पास एसीटोन था, एक तरीके से कीटोन था, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इस मॉलिक्यूल की कीटोफॉर्म। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं। और साथ में यहाँ पर एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी बन गया। अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं, इसलिए ईन प्लस ओल मिला के हो गया
इनोल, तो यहाँ पर ये इनोल फॉर्म बोली जाती है। अब आप लोग ऐसे कंसीडर मत करना कि ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 अलग-अलग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है भाई, जिस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमारे पास इनोल प्रेजेंट होता है, वहाँ पर एक तरीके से ये रिएक्शन दोनों तरफ चलती रहती है, इक्विलिब्रियम में चलती रहती है। हो सकता है किसी मिक्सचर के अंदर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन के अंदर कीटो और इनोल फॉर्म 50-50 प्रेजेंट हों। आप लोग ये नहीं मान सकते कि ये दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल इंडिविजुअल हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन एक तरीके से चलती रहती है इक्विलिब्रियम के अंदर। ऐसा हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में कीटो फॉर्म डोमिनेट कर रही हो, इनोल फॉर्म रिसेसिव हो, मतलब कीटो फॉर्म 70% हो जाए और इनोल फॉर्म 30% ही रह जाए। तो एक तरीके से सेम मॉलिक्यूल इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सेम मॉलिक्यूल की ये 2 ही फॉर्म है। तो यहाँ पर ऐसे आइसोमेरिज्म को बोला जाता है टोटोमेरिज्म। ये असल में कैसे हो रहा है भाई? यहाँ पर हमें क्या-क्या चाहिए, इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, जो कार्बोनिल ग्रुप हो उसके अल्फा कार्बन पर, उससे बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। अल्फा कार्बन जो है वो सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब पहले से डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। अगर हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मान लो कि बन जाता, तो इस वाले हाइड्रोजन को टोटोमेरिज्म से इधर उधर नहीं किया जा सकता। सैचुरेटेड होना चाहिए, कीटोन के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड वाला जो अल्फा कार्बन है वो सैचुरेटेड होना चाहिए, और उसके ऊपर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक अल्फा हाइड्रोजन तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है। सेकंड और थर्ड रिक्वायरमेंट भी आप लोग लिख सकते हो। हमारे कार्बोनिल के कार्बन और अल्फा वाले कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड स्टेबल होना चाहिए। इनोल फॉर्म में जो नया डबल बॉन्ड बनने वाला है वो स्टेबल होना चाहिए। न्यू डबल बॉन्ड मस्ट बी स्टेबल। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड ऐसी जगह पर आ जाए जहां पर वो स्टेबल ही ना हो, तो वहां पर टोटोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं भाई कहां पर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। बेसिकली ब्रीजिंग पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से 3 रिंग्स बना दूं भाई, तीसरी रिंग मान लो मैंने यहाँ पर ऊपर बना दी, इस तरीके से 3 रिंग हैं। तो बेसिकली ये जो 2 कार्बन एटम है ना, इनको आप लोग बोल सकते हो भाई ब्रीजिंग वाले कार्बन। इनके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। इनके ऊपर जो है डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। रीजन इसका ये होता है भाई कि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर नहीं आ सकता। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान में रखो भाई, मैं बोल रहा हूँ ब्रीजिंग पोजीशन पर, ब्रीजिंग कार्बन के ऊपर जो है डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। अगर फ्यूज्ड रिंग हो, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों क्या है, आपस में बस फ्यूज कर रखी हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इनके अंदर आ सकता है। लेकिन अगर ब्रिज बन रहा है कोई कार्बन एटम, तो वहां पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। तो अगर हमारे कीटो इनोल फॉर्म में किसी तरीके से ब्रीजिंग पोजीशन पर डबल बॉन्ड बन रहा हो, तो वहां पर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जहां पर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो हो सकता है। देखो, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अल्फा कार्बन पर तो आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो होता है लेकिन अल्फा कार्बन सैचुरेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन एटम के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो कॉन्जुगेशन की वजह से मूव कर सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। कैसे होगा भाई? देखो, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हेल्प करेगी इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर होने में। ये ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन को खींच लिया जाएगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव कर जाएगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली इस मॉलिक्यूल में कीटोन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की वजह से ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बन गया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन पकड़ लिया,
यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से था। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या बन गया, ये ईन बन गया और ये अल्कोहल आ गया, तो ये एक इनोल फॉर्म बन गई, ये एक इनोल फॉर्म बन गई। तो बेसिकली भले ही ये अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं, ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया देखो, अल्फा, बीटा, गामा, गामा हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन बीच में आ रही है, कोई डबल बॉन्ड जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पर टोटोमेरिज्म शो हो सकता है। अगर यहीं पर ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता, या ना यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, ना यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन है, तो क्या ये वाले हाइड्रोजन पहुंच पाएंगे कार्बोनिल के ऑक्सीजन तक? जी नहीं। तो इसके अंदर भी टोटोमेरिज्म शो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे गामा हो, एक्सेसिबल होना चाहिए, वो मूव कर सके हमारे कार्बोनिल पर, तभी ये टोटोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो कीटो इनोल का जो टोटोमेरिज्म है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर टोटोमेरिज्म है। इसी तरीके का आइसोमेरिज्म कुछ और ग्रुप्स के अंदर भी शो होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं भाई, तो देखो ये सेम टोटोमेरिज्म नाइट्राइल के अंदर भी शो होता है और नाइट्रो के अंदर भी शो होता है। मैं आपको समझाता हूं इनका मतलब, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि नाइट्राइल ग्रुप पे आखिर कैसे शो होगा टोटोमेरिज्म। देखो भाई, मान लो हमारे पास HCN था इस तरीके से, इसमें क्या होने वाला है देखो, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर जो कि इस हाइड्रोजन को पकड़ लेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन की तरफ और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। इस इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से क्या होगा भाई, इस मॉलिक्यूल में देखो, हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, ये आ गया, डबल बॉन्ड से बन जाएगा कार्बन, एक लोन पेयर रहेगा अब नाइट्रोजन के पास और एक लोन पेयर बन जाएगा कार्बन के ऊपर। एक तरीके से आप लोग ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर कार्बीन जैसा मॉलिक्यूल बन गया। कार्बीन भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कार्बन के पास आप लोग देखोगे कि सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है कार्बन को, जिससे कि इसकी भी वैलेंसी पूरी हो जाती है और यहाँ पर एक तीसरा बॉन्ड कुछ ऐसे बन जाता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि एक आइसोनाइट्राइल के जैसा बन गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक हाइड्रोजन के ट्रांसफर होने की वजह से नाइट्राइल ग्रुप क्या बन गया, आइसोनाइट्राइल बन गया। तो ये भी एक तरीके का टोटोमेरिज्म है। यहाँ पर भी दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैसे ही भाई देखो, एक टोटोमेरिज्म शो होता है इस तरह के मॉलिक्यूल में HONO, ये नाइट्रिल ग्रुप है, इससे क्या बन जाता है, नाइट्रो बन जाता है, NO2 बन जाता है। वो कैसे बनेगा देखो, वो कुछ ऐसे बनता है भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर बेसिकली क्योंकि नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन दो दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ में ये जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग मान सकते हो, हाइड्राइड जाता है नाइट्रोजन पर और यहाँ पर बन जाता है एक डेटिव बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में क्या चेंज हुआ देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में एक लग जाएगा हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो राइट साइड में था उसको हमने नहीं छेड़ा और ये नाइट्रोजन दे देगा दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को और एक डेटिव बॉन्ड ऐसे बना लेगा। तो इस तरीके से नाइट्राइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप आपस में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गए हैं। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी बेसिकली क्या शो कर सकता है, टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन सबसे पॉपुलर जो टोटोमेरिज्म है वो ये कीटो इनोल वाला ही है, यही हमें ज्यादातर देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं भाई, टोटोमेरिज्म के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी देखो, अल्फा पर हाइड्रोजन हो सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पर तो टोटोमेरिज्म शो हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड ना बन पाए इनोल फॉर्म वाला, तब वहां पर टोटोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। ब्रीजिंग पर जो होता है वहां पर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, तो वहां पर नहीं बनेगा। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज होने वाला है। विच अमंग द गिवन मोलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से टोटोमेरिज्म शो कर सकता है देखो भाई,
अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन क्या इन पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड स्टेबल बनेगा? जी नहीं, ब्रिजिंग कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, इसलिए ये मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म शो नहीं करने वाला। इस कार्बोनिल पर देखो भाई, इस कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और इस कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन तो है, लेकिन अगर इसका ट्रांसफर होता है तो डबल बॉन्ड कहीं यहाँ पर बनेगा। ब्रिजिंग कार्बन पर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसके अंदर भी टोटोमेरिज्म शो नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड मॉलिक्यूल में एक अल्फा कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर नहीं बनने वाला। मतलब ये मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म शो तो कर सकता है, लेकिन इन वाले हाइड्रोजन के साथ में करेगा, ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ में नहीं करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल ऐसा बना जिसके अंदर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, वो बना मॉलिक्यूल 3। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म यहाँ पर कहाँ कहाँ हो सकता है? देखो, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास, यहाँ इस कार्बन के ऊपर दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों ही ट्रांसफर हो सकते हैं और ऐसे टोटोमेरिज्म हो सकता है, कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट हो सकती है। तो फर्स्ट तो शो करेगा। सेकंड देखो भाई, सेकंड में क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं जो कि टोटोमेरिज्म शो कर पाएंगे। यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल होगी, इस वजह से गामा वाले हाइड्रोजन भी टोटोमेरिज्म शो कर पाएंगे। तो जी हाँ, सेकंड मॉलिक्यूल में भी टोटोमेरिज्म शो हो सकता है। थर्ड में देखो भाई, थर्ड में यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन गामा वाले जो हाइड्रोजन हैं वो इस टोटोमेरिज्म की वजह से क्या कर पाएंगे, वो इस कॉन्जुगेशन की वजह से टोटोमेरिज्म शो कर पाएंगे। तो थर्ड मॉलिक्यूल के अंदर भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो टोटोमेरिज्म यहाँ पर तीनों ही मॉलिक्यूल में पॉसिबल है। 1 2 3, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट इज शोन बिलो। ये हमारे पास है भाई, इथाइल एसीटो एसीटेट, इसकी इनोल फॉर्म हमारे पास दी हुई है कुछ इस तरह से। हमें बताना है कि इस इनोल फॉर्म में कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। देखो भाई, खोल के बना लेते हैं इसको। CH3 COH, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। पाई बॉन्ड तो हमें दिख ही रहे हैं भाई, दो पाई बॉन्ड है इनोल फॉर्म में, एक ये वाला एक ये वाला, तो दो पाई बॉन्ड हो गए। ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में एक एक पाई बॉन्ड बोल रखा है, ये तो वैसे ही गलत हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तीन सिग्मा बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप में, एक हो गया यहाँ पर 4, एक डबल बॉन्ड में होगा 5, एक यहाँ पर 6, एक यहाँ पर 7, एक यहाँ पर 8, नौवां होगा यहाँ पर, 10वां होगा कार्बोनिल में, 11वां होगा यहाँ, 12वां हो जाएगा यहाँ पर, दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गए 14, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गए 15, और तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए मिथाइल में 16 17 18। टोटल 18 सिग्मा बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इनोल फॉर्म में और कीटो फॉर्म में अगर आप लोग देखोगे ना, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको कोई कीटो फॉर्म दे दे और वहां पर बोले कि इस मॉलिक्यूल की जो इनोल फॉर्म बनेगी वहां पर सिग्मा पाई बॉन्ड कितने होंगे। हो सकता है इनोल फॉर्म आपको दी भी ना जाए, यहाँ पर तो दे रखी थी कुछ इस तरह से। तो ऐसे आप लोग काउंट कर सकते हो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। और देखते हैं भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, ई मॉलिक्यूल हमको दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसके अंदर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो, कार्बन के साथ में है 3 R ग्रुप, पहले मॉलिक्यूल में बना रहा हूँ, CR3 NO2, NO2 होता है कुछ इस तरह का, है ना भाई। ये बन गया हमारे पास पहला स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो भाई, नाइट्रोजन के
नेक्स्ट पे अगर हाइड्रोजन वगैरह हो तब यहाँ पर पॉसिबल हो जाता था टोटोमेरिज्म। क्या होता था, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और ये NO2 से क्या बन जाएगा, N के ऊपर डायरेक्टली हाइड्रोजन आके लग जाएगा, एक तरीके से HONO ऐसे ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है वो भी टर्सरी, तो इसलिए इसके अंदर टोटोमेरिज्म शो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, RCH2NO2, क्या इसके अंदर टोटोमेरिज्म शो हो पाएगा? ये जो ऑक्सीजन एटम है ये पकड़ लेता है हाइड्रोजन को और ये बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर, जिससे कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। बेसिकली NO ग्रुप को आप लोग कार्बोनिल की तरह देख सकते हो, जिसके अल्फा कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाएगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड N OH डेटिव बॉन्ड O। इस तरीके से ये एक तरीके से इनोल फॉर्म के जैसी फॉर्म बन जाएगी। तो इसके अंदर बिल्कुल टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकियों के अंदर अगर आप लोग ट्राई करोगे टोटोमेरिज्म कराने की तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो यही था हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का वेरियस पार्ट्स। चेन आइसोमर हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेटामेरिज्म हो गया, टोटोमेरिज्म हो गया, रिंग चेन भी हो गया। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया है भाई, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी किया जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ये आता है। उसके बाद क्या है, कन्फर्मेशन भी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो स्टडी किया जाता है क्लास 12 में हेलो एल्केन्स के अंदर। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं ये आगे स्टडी किए जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय गाइज।